MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ये भारत की बात है और आपके साथ मैं हूं विवेक। देश का नंबर 1 शो है, इसलिए बराबर कहता हूं कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर से। बात होगी बंगाल की, उस बंगाल की जहां आग लगी हुई है, क्योंकि चुनावी साल है और बंगाल जल रहा है। कैसे जल रहा है, किस वजह से जल रहा है, उन तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ममता सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये अगलगी की घटना बंगाल की सड़कों पर हो रही है और बताया जा रहा है अनसुर शेख की मौत के बाद ये बवाल बढ़ता जा रहा है। बंगाल जल रहा है, पुलिस की मौजूदगी है, लेकिन मूक दर्शक बनी हुई है ममता दीदी की पुलिस। और इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं बाबरी ब्रिगेड ने किस तरीके से बंगाल को जलाया है, क्योंकि बाबरी की नींव के बाद ये जो शोर है, ये जो प्रदर्शन है और उग्र हो चला है। टायर जला जा रहे हैं सड़कों पर। ये मुर्शिदाबाद है जहां दहशत का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जो पुलिस फोर्स है वो पहुंची है, लेकिन मूक दर्शक है, कुछ नहीं कर पा रही। ये पुलिस है, बंगाल की पुलिस, जो प्रदर्शनकारी है, जो करना चाहती है वो कर सकती है, क्योंकि बंगाल की पुलिस मौन साधना में। पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर फेल है। मुर्शिदाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बर्निंग बंगाल के तौर पर ये सामने नजर आ रहा है, लेकिन प्रदर्शन के पीछे किसकी साजिश है आप देखिए। ये प्रदर्शन बंगाल की सड़कों पर चल रहा है और ये बता रहा है कि बंगाल जल रहा है और उसे संभलने और संभालने की जरूरत है। लेकिन जिन तस्वीरों में सबसे अहम क्या है, प्रदर्शन रोकने गई पुलिस टीम पर हमला किया जाता है। तो सड़कें बंद हैं, इन्हें रोकने का प्रयास विफल है। पुलिस खड़ी है, प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, लेकिन रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया, सड़कों को जाम कर दिया गया। पूरे बंगाल को जलाने की कोशिश हुई और रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोशिश हुई। तस्वीरों से दिख रहा है रेलवे ट्रैक जाम, जलता हुआ बंगाल। लेकिन इसके अलावा जो आगे की तस्वीर है हम आपको बताने जा रहे हैं। आगे की तस्वीर यह कहती है कि वो पुलिस वाले, बंगाल की वो पुलिस की टीम जिन्होंने संतों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन से रोका था, जिन्होंने उनके ऊपर लाठियां बरसाई थी, वो मूक दर्शक बने हुए, वो चुप है, क्योंकि प्रदर्शनकारी वहां नंगा नाच कर रहे हैं। और ऐसे में दो तरफा, दो नियत वाली पुलिस यहां दिखती है। तो ये उपद्रव, ये प्रदर्शन यूं ही नहीं है। इससे पहले हम आपको बता रहे हैं, कुछ याद कराने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे बाबरी ब्रिगेड को सहमति देने वाले ने पूरे तरीके से प्रदर्शन की नींव रख दी थी। और हम आपको दिखा रहे हैं हुमायूं कबीर को, जिसने यहां पर पूरी तरीके से मजबूती से नींव रखी। उसके बाद बंगाल जलने की जो पटकथा है वो लिख दी गई। सुनिए क्या कहा था उसने। এখানে 72 আছে, বাংলায় 37% আছে। যখন এটা কমপ্লিট করব সেদিন 40% পৌঁছাবো এবং করব কোনো শক্তি থাকলে আমাকে রুখে নেবে। তাতে আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেবো। ওখানে মুসলমান সমাজের লোকেরও টাকা আছে। तो तस्वीरों में कुछ ज्यादा का अंतर नहीं है। बंगाल हो, बांग्लादेश हो, तस्वीरें बिल्कुल मिलती जुलती हैं, क्योंकि इसके पीछे की कहानी कुछ वैसी है और बिल्कुल समान है। क्योंकि एक हंगामा होता है, शोर होता है, उसके बाद ये प्रदर्शन और उपद्रव की तस्वीरें सामने आती हैं।
टारगेट पर हिंदू है, अंतर कुछ नहीं है। बंगाल हो या बांग्लादेश, बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उस बंगाल में प्रधानमंत्री की पहुंच होती है, वो पहुंचते हैं और वहां पर वंदे भारत स्लीपर कोच देते हैं। आप समझिए कि बंगाल को रफ्तार देने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो बंगाल को स्लीपर वंदे भारत की सौगात प्रधानमंत्री ने दी, लेकिन सवाल है बंगाल को क्या और किसने अभी क्यों चलाया जब चुनावी साल है और इसके पीछे की मंशा क्या है। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। এরা ইচ্ছা করে বাংলায় দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করছে, বিজেপির প্ল্যান এটা। इस बार बंगाल के लोग भी बीजेपी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। द बर्निंग बंगाल कहिए या जलती बंगभूमि, शब्द बदलने से बंगाल के हालात अब कभी बदलने वाले नहीं, क्योंकि बाबरी ब्रिगेड ने जिसकी धमकी दी थी आज बंगाल में वही हो रहा है। তাতে আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেব ওখানে। पहले बाबरी की नींव, फिर हिंदुओं को काटने की धमकी, और अब जलता बंगाल। जिन ममता की पुलिस ने साधुओं की पीठ पर लाठियां भांजी थी, सनातनियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, आज वही पुलिस बंगाल को बांग्लादेश बनता देख कट्टरपंथियों के आगे खामोश है। बंगाल में ये सब वही शांति दूत कर रहे थे जिन्हें बांग्लादेश से प्यार है और जिनसे ममता को प्यार है। আমি সংখ্যালঘুদের এটাই বলবো, পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে আমরা অলরেডি টেক আপ করেছি এবং আমরা কেসও করেছি, আমরা পরিবারগুলোকে সাহায্য করছি। जब शहर को जलाने वालों पर कार्रवाई के बजाय मुख्यमंत्री सिंपैथी जताएं, तब सनातन शोर होना स्वाभाविक है। लिहाजा बंगाल भी बोल उठा, जय श्री राम। चुनावी साल में जलते बंगाल को बुझाने के बजाय आग पर पेट्रोल डालने की साजिश हो रही है। ना राज धर्म याद आ रहा है, ना लॉ एंड ऑर्डर का अता पता, बस जलता बंगाल। तो बंगाल की सड़कों पर जय श्री राम के नारे यूं ही नहीं लग रहे, वहां यूं ही जय श्री राम और हिंदू हिंदू भाई भाई के नारे नहीं लग रहे। इसके पीछे की जो पटकथा है, जो कहानी है, वो समझना बेहद जरूरी है। वो कहानी हम आपको समझाने जा रहे हैं। हुआ क्या ये समझिए। पश्चिम बंगाल एक बार फिर भीषण हिंसा और आग की चपेट में है, और पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के मजदूर की मौत के बाद भीड़ जो थी वो हिंसक हो गई। हिंसा की शुरुआत अनिसुर शेख की झारखंड में मौत के बाद हुई, यानी कि मौत के विरोध में प्रदर्शन के बहाने बेलडांगा को जलाने की साजिश रची गई। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने NH-12 को 5 घंटे तक जबरन जाम रखा। रेलवे गेट और ट्रैक पर कब्जा कर ट्रेनों की आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया। कट्टरपंथियों ने टायर जलाए, पत्थरबाजी की, पूरे शहर में दहशत मचा दी। यहां तक कि पुलिस पर भी भीड़ ने हमला किया और कई लोगों को घायल कर दिया। हिंसा, अराजकता ने आम लोगों और यात्रियों को बंधक बनाया। लोग घरों में दुबके रहे। कई घंटे तक एम्बुलेंस और जो जरूरी सेवाएं हैं वो भी NH-12 पर फंसी रही। मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव पड़ने के बाद यह पहली हिंसा, बड़ी हिंसा थी। जिस तरह से प्रदर्शन के बहाने अराजकता की साजिश रची गई, वही सवाल पैदा होते हैं, क्योंकि अगर मकसद प्रदर्शन करना होता तो हिंसा और अगजरी क्यों की गई। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा में सरकार नाकाम हो गई, सरेंडर हो गई। लेकिन सवाल उठता है, क्या सड़क और रेल रोकना न्याय का तरीका है? हैरत की बात तो यह है कि सीएम ममता ने इसे बीजेपी की साजिश करार दे दिया। ममता ने कहा, ये लोग यानी कि प्रदर्शनकारी शुक्रवार को जुमा पढ़ने आए थे। अगर लोग जुमा पढ़ने आए थे तो फिर हिंसा का पाठ कहां से पढ़ लिया? ममता सरकार के बाबरी ब्रिगेड को लेकर इसी रवैये पर सवाल खड़े होते हैं। नतीजा ये कि बंगाल बार बार हिंसक प्रोटेस्ट की प्रयोगशाला बनता जा रहा है और बंगाल की सड़कों पर सिर्फ आग
ही आग नजर आती है। लेकिन बीजेपी ने इसका जवाब दिया। ममता बनर्जी ने जो टिप्पणी की उस पर संबित पात्रा ने माकूल जवाब दिया। सुनिए। अंग्रेज तुष्टीकरण करना चाहते थे और बंगाल को तोड़ना चाहते थे दो भागों में, और आज तुष्टीकरण के नींव पर ममता बनर्जी की चेष्टा है कि बंगाल को अलग थलग कर दिया जाए। आज कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इज बंगाल अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। अभी मुर्शिदाबाद में वायलेंस चल रहा है, NH-12 को रोक दिया गया है, सारी रेल सर्विस ठप पड़ी हुई है। याद रखिए, ये चेतावनी है भारतवर्ष का। भारत को खंडित करके, बंगाल को खंडित करके आप कभी विजयी नहीं हो पाएंगी। और मैं बंगाल से भी कहना चाहता हूं, अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ। हिंदुस्तान को एक रखना होगा तो हमें एक होना होगा। एक हैं तो सेफ हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है और हास्यास्पद भी कि ममता बनर्जी आखिर क्या कह रही हैं। बंगाल में ममता दीदी उस हिंसक वारदात को भी एक नया आयाम दे रही हैं। वो कह रही हैं कि प्रदर्शन करने वाले जो हैं वो बीजेपी से प्रेरित हैं। ये हंसने योग्य बात है, हास्यास्पद है। सुनिए आप कि आखिर ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। দেখুন, বেলডামে আপনারা জানেন কাদের কাদের প্ররোচনা আছে। আমি আর নতুন করে বলতে চাই না। ফ্রাইডে জুম্মাবার পবিত্র বার, যেমন শিবেরও বার, মা দুর্গারও বার, সন্তোষী মাতারও বার, তেমনি ফ্রাইডে জুম্মার নামাজ হয়। এখন যখন দুর্গাপুজো দেখতে এসছে কোটি কোটি লোক, সেখানে আপনি যদি একটা মাইক লাগিয়ে দেন তাহলে সবাই শুনবে। তো ফ্রাইডে জুম্মাবার এমনি সংখ্যালঘুদের কাছে একটা সেন্টিমেন্ট আছে। এরা ইচ্ছা করে বাংলায় দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করছে। বিজেপির প্ল্যান এটা। নিজেরা ভোটে পারবে না তাই ভোট পাকাচ্ছে, সে ঝুঁক। আমি সংখ্যালঘুদের এটাই বলবো, পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে আমরা অলরেডি টেক আপ করেছি এবং আমরা কেসও করেছি, আমরা পরিবারগুলোকে সাহায্য করছি। तो बंगाल ममता बनर्जी का, पुलिस ममता बनर्जी का, प्रशासन भी ममता बनर्जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर यह दोषारोपण बीजेपी पर क्यों हो रहा है। ये तस्वीरें दिखा रही हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से बंगाल में उपद्रव हो रहा है। लेकिन ये होता क्यों है? क्योंकि बंगाल में जिस व्यक्ति की मौत दिखाई जाती है, असल में इसके पीछे एक साजिश होती है। ঘাস মাছ ভেঙে দিয়েছে গাড়িটা, মেরে রাস্তা অবরোধ করতে দিচ্ছে না বলে। এবার পুরো রাস্তা পুরো অপরাধ, এবার ঘাস মাছ সব ভেঙে দিয়েছে গাড়ির, পুরা ভেঙে দে। मुर्शिदाबाद से ये प्रदर्शन की तस्वीरें आई, लेकिन कहानी कुछ और है। जिस व्यक्ति की मौत झारखंड में होती है, बंगाल में लेकर उसे प्रदर्शन होते हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि जब इस व्यक्ति की मौत झारखंड में हो गई तो फिर बंगाल को क्यों जलाया गया? क्या किसी साजिश का हिस्सा है या कोई रणनीतिक सोच है? तो पूरा मुर्शिदाबाद धुआं धुआं हो गया, चारों तरफ से धुएं का गुबार उठता है। लेकिन जो पुलिस है वो मूक दर्शक बनी हुई है। पुलिस के पास कोई चारा नहीं था। दोनों हाथ जोड़कर पुलिस मनाती रही इस भीड़ को, इन प्रदर्शनकारियों को कि आप इस जगह को छोड़ दें। तो दीदी का एक इशारा और इस भीड़ को, इस प्रदर्शन को जायज ठहरा दिया गया। सवाल इस बात को लेकर है कि मुर्शिदाबाद जल गया और बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि बेकाबू कट्टरपंथी और उन पर उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की मौन साधना कहीं ना कहीं उस इशारे की तरफ इशारा कर रही थी। बंगाल की ये वही पुलिस है जो संतों पर हमला करती है, संतों को पीटती है, लेकिन बेकाबू कट्टरपंथियों को रोकने के लिए माइकिंग करती है, चुप रहती है। तो ये तस्वीरें दिखा रही थी। लेकिन
अब बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया और बीजेपी ने पूरी तरीके से नारेबाजी शुरू कर दी है। खासकर बंगाल को जलता हुआ बीजेपी नहीं देख सकती और इसी बात को लेकर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर हैं और जीतेंगे बंगाल ऐसे नारे लगा रहे हैं। चुनावी साल है लेकिन ममता दीदी चुनावी फायदे के लिए बंगाल को जलाने से पीछे नहीं हट रही। पुलिस को इशारा कर दिया गया और ऐसे ऐसे बयान की जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें लग रहा है कि ममता बनर्जी उनके लिए काम कर रही। इधर बंगाल हिंसा को लेकर बाबरी ब्रिगेड और हुमायूं कबीर अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही हुमायूं ने हिंदुओं को खुलेआम धमकी दी थी। हुमायूं कबीर ने कहा था अगर 100 मारोगे तो हम 500 मारेंगे। इस हिंसा के पीछे ठीक इसी धमकी वाला पैटर्न नजर आता है। अनिसुर शेख नाम के मजदूर की लाश झारखंड में फंदे से लटकती मिली। आरोप लगे कि अनिसुर शेख की मौत बिहार में पिटाई की वजह से हुई। यानी साफ शब्दों में कहें तो अनिसुर के साथ जो कुछ भी हुआ उसका बदला यह हिंसा है, क्योंकि जैसे ही मजदूर की मौत की खबर के बाद यह प्रदर्शन की शुरुआत होती है, कुछ ही वक्त में हुमायूं कबीर भी प्रदर्शन वाली जगह पहुंच जाते हैं। यहीं से कहानी में हिंसा के पीछे दो थ्योरी निकलकर सामने आती है। पहली थ्योरी ये कि क्या मुर्शिदाबाद हिंसा 100 के बदले 500 वाले फॉर्मूले को लेकर बढ़ रही थी। दूसरी थ्योरी ये कि आज बंगाल में पीएम मोदी का बहुत बड़ा कार्यक्रम और उनकी रैली थी। तीसरी थ्योरी ये कि क्या पीएम मोदी की रैली में खलल डालने के लिए एक प्लानिंग के तहत इसे किया गया, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल पुलिस प्रदर्शनकारियों के आगे नतमस्तक थी, सरेंडर थी, वो सवाल खड़े करता है कि आखिर इसके पीछे कारण हुमायूं कबीर ने क्या कहा था, किस तरीके से उन प्रदर्शनकारियों को हवा दी थी, वो भी सुनिए। 72 আছে, বাংলায় 37% আছে। যখন এটা কমপ্লিট করব সেদিন 40% পৌঁছাবো এবং করব কোনো শক্তি থাকলে আমাকে রুখে নেবে। তাতে আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেবো। ওখানে মুসলমান সমাজের লোকেরও টাকা আছে। लेकिन नरेंद्र मोदी पहुंचे थे सौगात देने के लिए, बंगाल को सौगात, बंगाल के विकास को रफ्तार देने के लिए। और बंगाल में क्या कहा मोदी ने, यह भी देखिए। बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। दुनिया के जो विकसित देश है वो भी अपने यहां से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। घुसपैठियों की आबादी बढ़ने से बीते वर्षों में मालदा, मुर्शिदाबाद सहित पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में दंगे भी बढ़ने लगे हैं। आपको घुसपैठियों और यहां के सत्ताधारी लोगों के इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा। चलिए, बंगाल की राजनीति और प्रधानमंत्री का संबोधन, इसे देखने के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की सबसे अहम और जरूरी खबर की, जिससे यह अंदेशा हो रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होने वाला है। लेकिन इसमें सूत्रधार कौन होने वाला है, युद्ध से भी हम आपको बताएंगे। सूत्रधार कोई और नहीं, यहां ट्रंप होने वाले हैं। चलिए हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं, क्योंकि बात जो है इसके पीछे कुछ तथ्य सामने आए। युद्ध का अलार्म बज चुका है, भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होने वाला है, लेकिन उसकी तारीख भी तय हो गई। लेकिन जो प्रयास किए जा रहे हैं, इसके पीछे ट्रंप की मंशा जाहिर होती है। यूएस पाक सैनिकों का संयुक्त सैन्य अभ्यास यह बता रहा है कि बहुत कुछ बड़ा करने की प्लानिंग ट्रंप ने कर रखी है, इस बात का अंदेशा है। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। युद्ध करवाएंगे ट्रंप, यह सवाल इसलिए कि फील्ड मार्शल मुनीर की सेना को
यूएस का सपोर्ट मिलता दिख रहा है और किस तरीके से यह साथ साथ प्रैक्टिस चल रही है वो तस्वीरों के जरिए इससे और भी बल मिलता है। साजिश रची जा रही है, साजिश के पीछे जो भी बात हो, लेकिन उससे अलग भारत में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। ब्लैकआउट की तैयारी है, सायरन बजने वाले ही हैं। समझिए इस बात को कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं जहां 23 जनवरी को ब्लैकआउट होगा, यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह दूसरी बार यह मौका होगा। तो युद्ध की आहट और उससे पहले सायरन की आवाज, ये सभी को याद होना चाहिए। यही प्रैक्टिस ऑपरेशन सिंदूर के समय, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हुई थी। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान से बार बार ड्रोन भेजे जा रहे हैं, ये निगरानी की जा रही है, जासूसी की जा रही है और ड्रोन भेजकर सैन्य ठिकानों का पता लगाने की कोशिश हो रही है। तो ये वो ड्रोन है जो कि नाकाम है। भारतीय फौज इन्हें मारकर गिरा दे रही है, खदेड़ दे रही है। लेकिन सिर्फ आसमान के रास्ते नहीं, बल्कि मुनीर की गुस्ताखी देखिए, भारत की समुद्री सेना में भी सेंधमारी की कोशिश, और यहां पर जो सीमा है, समुद्री सीमा, उसमें पाकिस्तानी नावों को भेजकर मुखबिरी कराई जा रही है, जासूसी कराई जा रही है। और अरब सागर की ये तस्वीरें जहां पाकिस्तान का जो ये बोट है उसे पकड़ा गया है। तो पाकिस्तानी बॉर्डर पर जो भारतीय सेना है उनकी मुस्तैदी बता रही है कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी, और इस बार सिर्फ बातों से बात नहीं बल्कि गोलियों की बरसात होने वाली है, क्योंकि जो प्रैक्टिस भारतीय सेना कर रही है उसके आगे बस कुछ नहीं नजर आएगा। Operation Sindoor remains ongoing. हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने का अंजाम क्या होता है, भारत के खिलाफ साजिश का परिणाम क्या होता है। मुल्ला मुनीर अच्छे से जानता है, लेकिन इस बार भारत पाकिस्तान में युद्ध की स्क्रिप्ट व्हाइट हाउस में लिखी जा रही है। ट्रंप ने अपनी सेना को पाकिस्तान में ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए भेज दिया है, भारत से पिटने वाली सेना को ट्रेंड करने के लिए। खुद को शांति का दूत बताने वाले ट्रंप भारत पाकिस्तान को फिर से युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं। वो फिर से सीज फायर का क्रेडिट लेना चाहते हैं, इसलिए कंधा मुनीर का और ट्रिगर पर हाथ ट्रंप का। लेकिन ट्रंप के साथ मुनीर भूल गया, यह आत्मनिर्भर भारत है। चाहे तरक्की का मुकाम हो या युद्ध का मैदान, हिंद के जवान विजय पताका लहराने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। As we step deeper into the decade of transformation, the Indian Army is undergoing structural and doctrinal reforms, guided by the principles of jointness, Atmanirbharta and innovation. साजिश किसी की भी हो, इस बार पाकिस्तान का इतिहास, भूगोल बदलने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर की तरह हमले से पहले पूरे शहर में ब्लैकआउट होने वाला है, जिसकी तारीख भी बताएंगे, हमले का पूरा प्लान भी समझाएंगे। सिर्फ देखते जाइए।
तो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध कंफर्म है, इतनी बात तो तय है, लेकिन यह कैसे होगा यह हम आपको बताने जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान में युद्ध का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। 10, 9, 8, 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन भेजे जा रहे हैं, निगरानी की जा रही है। आसमान और समुद्र के रास्ते बॉर्डर पर रेकी हो रही है और इस बीच मुनीर अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। मुनीर ने ट्रंप से मदद मांगी और यूएस आर्मी को पाकिस्तान बुला लिया, जहां अमेरिका और पाकिस्तानी जो सैनिक हैं साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, युद्ध का अभ्यास चल रहा है। इस्लामाबाद में यूएस आर्मी निकम्मी पाकिस्तान की सेना को ट्रेनिंग दे रही है। युद्ध के लिए फील्ड मार्शल मुनीर की सेना को तैयार किया जा रहा है। दरअसल मुनीर को डर है कि भारत आतंकी ठिकानों पर हमला कर सकता है। भारतीय सेना के टारगेट पर पाकिस्तान के वो तमाम आतंकी ठिकाने हैं। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी कह चुके हैं इस बार भारतीय सेना की नजर पाकिस्तान के उन 8 लोकेशंस पर हैं जहां टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं। हर कैंप में 100 से अधिक आतंकियों के मौजूद होने की जानकारी है, जिसे बचाने के लिए मुल्ला मुनीर अब अमेरिका की मदद ले रहा है। साथ ही भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर जो सैनिक हैं उनकी तैनाती को उसने बढ़ा दिया। तो अब हम आपको बताते हैं कि जो रक्षा विशेषज्ञ हैं कर्नल नैन क्या कहते हैं इस बारे में, क्योंकि जो आपाधापी मची हुई है, जो सैन्य प्रैक्टिस चल रही है बॉर्डर इलाके में यूएस आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के साथ, क्या कहता है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 नाम का एक डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है। आज की सिचुएशन के अंदर अगर ईरान के अंदर अमेरिका को अपने ट्रूप्स को एंटर करना है और हो सकता है कि पाकिस्तान की सेना को भी इस्तेमाल करे ईरान के खिलाफ तेहरान तक पहुंचने के लिए, तो ये एक्सरसाइज की जा रही है, जॉइंट एक्सरसाइज दोनों के बीच में, अमेरिका और पाकिस्तान में। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप का सपना अफगानिस्तान का बगराम बेस। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान की सेना पहल करे, आगे बढ़े और बगराम एयरफोर्स बेस इनको लेके दे अमेरिका को। और अगर वो थोड़ा बहुत चूक कर जाते हैं तो फिर अमेरिकी सैनिक इनके साथ मिलकर के इस काम को अंजाम दे। इन 2 चीजों के अलावा तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीठ थपथपाने से एक बार फिर बाज नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से उन्होंने मध्यस्थता की, पाकिस्तान उसका एहसान मानता है। देखिए जरा। India and Pakistan from fighting, 2 nuclear nations. They say many millions of people. The Pakistani Prime Minister said Donald Trump saved at least 10 million people, and it was amazing, and it's an honor. लेकिन बदलते मौसम के साथ पाकिस्तान भी शांत नहीं है। पाकिस्तान में भी एक के बाद एक कई धमाके हो रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में कराची पोर्ट पर धमाका होता है और पूरा पाकिस्तान दहल उठता है। तस्वीरें आपके सामने। तो हर तरफ धुआं है, ये आग, ये धमाका, इसके पीछे कौन, क्या, किसकी साजिश है, इसका कुछ भी पता नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि मुल्ला मुनीर सहम सा गया है। उसे बार बार भारत के आक्रमण का डर सताने लगा है और कराची पोर्ट पर जो धुआं है इस बात की तस्दीक कर रहा है। तो युद्ध की आहट के बीच भारत में क्या तैयारियां हैं। एक तारीख की बात हमने की थी, 23 जनवरी की तारीख होगी। बिल्कुल सायरन की आवाज और पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में ब्लैकआउट की खबर है जो तस्वीरें बयां कर रही। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से तैयारी है और जो भारतीय सेना है पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो ब्लैकआउट की कहानी के पीछे का सच क्या है हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तारीख अब आ गई। पूरे उत्तर प्रदेश में 23 जनवरी को ब्लैकआउट मॉक ड्रिल होना है, जिसमें आपदा प्रबंधन, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड को शामिल किया जाएगा। जिलाधिकारियों को मॉक ड्रिल की तैयारियों के लिए आदेश दे दिए गए। यूपी के तमाम जो शहर हैं शाम 6 बजे हवाई हमले की चेतावनी दी जाएगी और इसी चेतावनी के ठीक 2 मिनट तक तेज आवाज में सायरन बजाया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान सभी इलाकों में बिजली बंद हो जाएगी। साथ ही प्रशासन की टीम लोगों को हमले से बचने की ट्रेनिंग देगी।
छोटी आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल होगा, जबकि जो बड़ी आग को बुझाने के लिए फायर टेंडर वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा हमले में घायल लोगों को स्वयंसेवक फर्स्ट ट्रीटमेंट देंगे। जो ध्वस्त और क्षतिग्रस्त इमारतें होंगी, भवनें होंगी, वहां से लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए, इसके बारे में बताया जाएगा। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बाद मॉक ड्रिल खत्म होगी। तो कुछ ऐसी ही तैयारी भारत में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई थी। फिर एक बार युद्ध के हालात के बीच ब्लैकआउट मॉक ड्रिल होना है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है? यह एक बड़ा सवाल है। चलिए, कर्नल टीपी त्यागी भी इस लम्हे को देखना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो तैयारियां चल रही हैं, बिल्कुल कुछ बड़ा होने की तैयारी हो रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन 23 जनवरी और यूपी डे भी 23 जनवरी। इस दिन उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के अंदर ब्लैक आउट मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट इवैक्यूएशन ड्रिल वगैरह करेंगे। लोग अपनी लाइट बुझा देंगे। 6 बजे से सायरन बजने शुरू हो जाएंगे, कम और ज्यादा, और जब कंटिन्यूअस बजेंगे ड्रिल खत्म हो जाएगी। लेकिन इस किस्म की ड्रिल तब की जाती है जब युद्ध चल रहा हो या युद्ध होने वाला हो। वर्तमान परिस्थिति में पाकिस्तान की स्थिति और पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए यह संभव नजर आता है। लेकिन अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू होता है तो फिर क्या होगा? तस्वीरें उन लोगों को याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में आतंकियों का जनाजा उठेगा और कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आएंगी। तो ये तस्वीरें बता रही हैं, लेकिन जो मौलाना हैं, जो वहां के आतंकी हैं, वो बाज नहीं मान रहे, वो लगातार जहर उगल रहे हैं। और ऐसे में ऐसे आतंकी संगठनों से जुड़े हुए आतंकी का भाषण जारी है। हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, बजरंग दल के खिलाफ एक सफन एक शीशा पिलाई दीवार बन जाए। तो पहलगाम में निर्दोषों को मारने वाले जो आतंकी एक बार फिर से विश्वमन कर रहे हैं। पाकिस्तानी मौलाना कह रहे हैं कि इस बार हिंदुओं का सफाया कर देंगे। सुनिए। एक जिहादी जवान मुल्क में नहीं लड़ता, वो गोली नहीं चलाता, कहता नहीं मेरी तरबियत है, मैंने कलेमा पढ़ने वाले को नहीं मारना, मैंने पाकिस्तान को नहीं मारना, मैंने मुसलमान को नहीं मारना, मैंने तरबियत ली है, अल्लाह से वादे किए हैं, या अल्लाह मैं काफिर से लड़ूंगा, यहूदी से लड़ूंगा, फलस्तीन की मदद करूंगा, अल्लाह मेरी उस लड़ाई में मेरी जान जाए, मैं मांगता हूं तू मेरी जान कबूल कर ले, मेरी शहादत डिक्लेयर कर दे, ताकि मेरा कोई हिसाब न हो, जन्नत खुल्द मेरा घर हो। तो पाकिस्तानी मौलाना की बात जरूर कबूल होगी, क्योंकि भारत से आर्मी चीफ ने भी क्लियर मैसेज दे दिया है कि इस बार कोई बचने वाला नहीं है। सुनिए। तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नजर रखे हुए हैं। तो बिल्कुल टारगेट लॉक है, हमला होने वाला है, और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जब होगा तो दुनिया देखेगी। पाकिस्तान और पीओके में 8 आतंकी कैंप अभी भी सक्रिय हैं। ये सारे सक्रिय आतंकी कैंप इंडियन आर्मी की टारगेट पर हैं। इन कैंप में लगभग 100 से 150 आतंकी मौजूद हो सकते हैं, जिसे मौत की नींद सुलाने की अब पूरी तैयारी कर ली गई है। दावा किया जा रहा है कि 6 आतंकी कैंप लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार हैं, यानी ठीक बगल में, और 2 आतंकी कैंप जहां ट्रेनिंग चल रही है वो आईबी के उस पार हैं। और यहीं से मुनीर और आतंकियों को भारत भेजने की वो तैयारी कर रहा है, क्योंकि इससे पहले वो ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी कैंप तबाह हो गए थे और भारत के इस हमले में तकरीबन 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। भावलपुर और मुदीरके में आतंकियों को भारी नुकसान भी हुआ था। कुछ वैसे ही हमले की तैयारी जो है इस बार भारतीय सेना ने कर ली है। हालांकि भारतीय सेना ने 8 सक्रिय ठिकानों के नाम नहीं बताए। आतंकी कैंप का लोकेशन अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। यह ऑपरेशनल सिक्योरिटी और रणनीतिक कारणों का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तानी आतंकी इंडियन आर्मी की तैयारी से खौफ में है।
पाकिस्तान का लश्कर आतंकी मौत से पहले गीदड़ भभकियां दे रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं कि गीदड़ भभकियां डर के मारे कैसे दी जाती हैं, आवाजों में कंपन कैसे होती है। आतंकी कुछ कह रहा है। हमने अल्लाह के फजलो करम से इस गैरत की दावत को, हमीयत की दावत को, वफादारी की दावत को, वफाशारी की दावत को, उम्मत, मिल्लत, अखूबत, भाईबंदी के तसव्वुर को इतना प्रमोट करना है, इतना आगे लेकर चलना है कि अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, कि हम आपस में भाई भाई बन जाएं और हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, दीवार बन जाए ताकि किसी जगह पर काफिर हमें खरीद ना सके, हमारे अंदर रखना ना डाल सके, हमें जुदा जुदा ना कर सके। और चलिए ठीक बांग्लादेश की तरफ आपको लिए चलते हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है, आगे बात कहां तक बढ़ी है ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हिंदुओं का त्योहार कट्टरपंथी प्रहार, हिंदुओं के त्योहारों को अब टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं के जितने भी त्योहार हैं उन्हें बंद किया जा रहा है, उन्हें नेस्त नाबूद किया जा रहा है। तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं हम आपको। देखिए हिंदुओं से ये कैसी नफरत है। ये तस्वीरें आप देखिए जरा, रंगोली बनाई हुई थी और उस रंगोली को मिटाया जा रहा है। ये तस्वीरें दिखा रही है किस तरीके से सड़क पर रंगोली बनाई गई थी और एक के बाद एक, दो, तीन कई ऐसी तस्वीरें कट्टरपंथियों ने रंगोली मिटाई है। सड़क पर बहुत खूबसूरत रंगोली बनाई गई थी। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। अब जो भी वहां पतंग उड़ाएगा, यानी कि मुस्लिम भी अगर उड़ाएंगे तो उनके ऊपर फतवा जारी कर दिया गया, क्योंकि इस्लाम में कहीं लिखा नहीं है कि आप पतंग उड़ा सकते हो। ये हिंदुओं के खाते में है, हिंदुओं की चीज है। तो मस्जिद से ये फरमान, पतंग न उड़ाए भाईजान। तमाम से वालियाना गुजारिश कर रहे हैं जो मस्जिद मसीहा के पास जो अपनी छतों के ऊपर पतंग उड़ा रहे हैं, उनसे वालियाना गुजारिश कर रहे हैं, मौजूदाना गुजारिश कर रहे हैं, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं कि मेहरबानी करके वो अपनी छतों से उतर जाएं। ये अपना त्यौहार नहीं है, इस्लाम का मजाक न बनाएं। हिंदुओं पर हमला, उनके त्योहारों पर हमला, लेकिन अब हिंदुओं के भगवानों पर भी हमला हो रहा है, क्योंकि मंदिरों को तोड़ा जा रहा। 200 साल पुराना जो काली मंदिर वहां था, काली माता की पूजा होती थी, उसे भी तोड़ डाला गया। तो कट्टरपंथियों की सोच देखिए, मंदिर में जो मूर्ति थी उसे खंडित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 200 साल पुराना यह मंदिर था जहां पर लोग पूजा करने आते थे। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि हिंदू के मंदिरों पर हमले के बाद जो मौलाना है किस तरीके से उसे मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर रहा है और यह बता रहा है कि हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं, कोई अधिकार नहीं है। जरा सुनिएगा इस मौलाना को। मंदिर হবে ভাঙার জন্য, মন্দির হবে ভাঙার জন্য, মূর্তি হবে ভাঙার জন্য। বাংলাদেশ মুসলমান রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো মূর্তি থাকতে পারবে না, বাংলাদেশের মধ্যে কোনো ইসলাম থাকতে পারবে না। दिल्ली दलाली कर ले, दिल्ली चले जाओ। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला, उनके त्योहारों पर हमला, बेटी बहुओं पर हमला, सिर्फ हमले हो रहे हैं। अब उनके त्योहारों पर भी निशाना साधा जा रहा है। हिंदू त्योहारों का विरोध हो रहा है, कट्टरपंथी विरोध कर रहे हैं। कर रहे हैं कि मेहरबानी करके वो अपनी छतों से उतर जाएं। ये अपना त्यौहार नहीं है, इस्लाम का मजाक ना बनाएं। हिंदू त्योहार और हिंदुओं से ऐसी नफरत किसी और कौम में आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, जैसी मौलाना के पतंग वाले फतवे में झलक रही है। हम तमाम से वालियाना गुजारिश कर रहे हैं जो मस्जिद मसीहा के पास जो अपनी छतों के ऊपर पतंग उड़ा रहे हैं, उनसे वालियाना गुजारिश कर रहे हैं, मौजूदाना गुजारिश कर रहे हैं, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं कि मेहरबानी करके वो अपनी छतों से उतर जाएं। ये अपना त्यौहार नहीं है, इस्लाम का मजाक न बनाएं।
बचपन से कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाने वाले बुर्कानशी और जवानी में बाइक पर बैठकर रंगोली मिटाने वाले एक ही नफरती पाठशाला के छात्र हैं, जिनका रिंग मास्टर कभी पाकिस्तान में बैठता है तो कभी बांग्लादेश में। मंदिर होवे भांगार जन्नो, मंदिर होवे भांगार जन्नो, मूर्ति होवे भांगार जन्नो। বাংলাদেশ মুসলমান রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো মূর্তি থাকতে পারবে না, বাংলাদেশের মধ্যে কোনো ইস্কন থাকতে পারবে না। দিল্লি দালালি করলে দিল্লি চলে যাও। जब सनातन के खिलाफ ऐसी नफरत सिखाई जाए तो जिहादी ही पैदा होते हैं, कभी पतंग को हराम बताने के लिए तो कभी मकर संक्रांति का विरोध करने के लिए। यानी हिंदुस्तान से बांग्लादेश तक कट्टरपंथियों की पूरी कौम सनातन के खिलाफ जहर उगल रही है। लेकिन सवाल एक है, आखिर दूसरे मजहब से इतनी नफरत क्यों और कब तक? तो अब हिंदुओं के त्योहारों पर प्रहार किया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि उनके जो त्योहार है उन्हें भी पूरी तरह से खत्म कर दो। चलिए हम आपको बताते हैं कि हिंदुओं का त्योहार किस तरीके से उसके ऊपर कट्टरपंथी प्रहार हो रहा है। जो बांग्लादेश है वहां पर जो हिंदू हैं उनके ऊपर ऐसी नफरती साजिश हो रही है। गुजरात में मकर संक्रांति के दिन मस्जिद से पतंग पर फतवा जारी हो गया। अहमदाबाद में पतंग उड़ा रहे मुस्लिमों को इस्लाम का हवाला दिया गया। मौलाना ने कहा हिंदुओं का त्योहार है, मुस्लिम पतंग ना उड़ाएं। तो दूसरी तरफ कई जगहों पर हिंदुओं के घरों के बाहर बनी रंगोली को मिटा दिया गया। यानी हिंदुओं और हिंदू के त्योहारों से ऐसी नफरत जिसमें बांग्लादेश पैटर्न दिखता है, क्योंकि बांग्लादेश में भी एक मौलाना ने खुले मंच से हिंदुओं के खिलाफ फतवा जारी किया था। बांग्लादेशी मौलाना ने कहा मंदिर मूर्तियां तोड़ने के लिए ही होती हैं। मौलाना के इस बयान के बाद 200 साल पुरानी काली माता के मंदिर पर हमला होता है। कट्टरपंथियों ने कोमिला शहर में हिंदू मंदिर पर अटैक कर मूर्तियां तोड़ दी, जबकि राजबाड़ी जिले में हिंदू युवक को गाड़ी से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। कट्टरपंथियों का बांग्लादेश में 45 दिनों में अब तक 15 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। अब तो बांग्लादेशी मौलाना ने हिंदुओं के वोट देने को भी हराम करार दिया है। मौलाना ने कहा हिंदुओं और काफिरों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं है, यानी कि कट्टरपंथियों को अपने देश में इस्लामिक कानून चाहिए और भारत में सेक्युलर। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से मौलाना हिंदुओं को वोट देने से भी वंचित रखना चाहते हैं और बता रहे हैं कि हिंदुओं का वोट देना हराम है। দলরা আমির নির্দেশে মুসলিমরা কি কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের জন্য হিন্দু প্রার্থীকে ভোট দিয়ে পারবে? হিন্দুকে ভোট দেওয়া জায়েজ না, হিন্দুকে ভোট দেওয়া জায়েজ না, হিন্দুকে ভোট দেওয়া জায়েজ नहीं। हिंदू ना কোনো কাফেরকে ভোট দেওয়া ईमानदार জন্য জায়েজ नहीं। चलिए अब महाराष्ट्र की बात करते हैं, उस चुनाव की बात करते हैं जिसमें बीजेपी ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। लेकिन यहां भाईजान गुस्से में, क्योंकि भाईजान का खतरनाक प्लान जो है अब वो सामने आ रहा है, वो भी जुबान के जरिए। जरा देखते हैं, ये असम की सड़कें हैं जहां पर गुवाहाटी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, यानी कि चुनावी मोड में है, चुनावी साल है, बंगाल के बाद गुवाहाटी। और ऐसे में असम में चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और भव्य स्वागत हो रहा है। दोनों ही तरफ कतार में खड़े होकर लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र के बाद मिशन असम पर प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन भव्य स्वागत आप देखिए गुवाहाटी में पीएम का जबरदस्त स्वागत होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, सभी की मोबाइल लाइट ऑन और भव्य तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत। बीएमसी चुनाव में जीत के बाद बीजेपी का जोश हाई है और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है बीएमसी चुनाव के बाद अति उत्साहित है।
और यहां झंडे बैनर लेकर जीत का उत्साह साफ तौर पर नजर आता है। महाराष्ट्र में भव्य विजय यात्रा पर बीजेपी। तो बीएमसी चुनाव में एआईएम पार्टी ने भी प्रदर्शन अच्छा किया और ये मौका मिल गया ओवैसी और उनकी पार्टियों को। उसकी तरफ हम आपको लिए चलते हैं। यह महाराष्ट्र में जीत के जश्न में डूबी हुई है ओवैसी की पार्टी के समर्थक, और यहां पर बड़ा एक नंबर, पहली बार, अरसे बाद नहीं, पहली बार ऐसा नंबर आया है। खुशी से अति उत्साहित इम्तियाज जलील ने नारे लगवा दिए वहां पर खुशी में, और किस तरीके के नारे की आपत्तिजनक नारे के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जीत के बाद क्या कहा उन्होंने, ये भी सुनिए। तो पूर्व सांसद यही नहीं रुके, कुछ और अलग तरह की टिप्पणी उन्होंने की। जरा सुनिएगा क्या कह रहे हैं। खेल खेलेगा खिलाड़ी और साफ रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। गोली गोली चलेंगी गोली। तो गाने की धुन बता रही है कि एआईएमआईएम के पूर्व सांसद ओवर कॉन्फिडेंस में है, और गाने की धुन एक बार फिर से सुनिए। बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। गोली गोली चलेंगी गोली, खेल खेलेगा खिलाड़ी और साफ रहेगा। लेकिन इसके बाद की तस्वीरें, जो खेमा है एआईएमआईएम का, वहां समर्थकों का हुजूम, और इस बार जो पूरी क्रेन की पार्टी यहां पर चली है, क्रेन पर सवार होकर जो उम्मीदवार थे वो आते हैं और फूलों की माला उनके ऊपर लगाई जाती है। मोठमोठे गार केले गंमत मधी, चढू नको खुन्नस मधी, वाकडी गाडी डॉन थांबलाय पिन्नक मधी, राडे व्हायची शक्यता धोक्यात कारभार, आमची सत्ता आणि आमची सरकार, माझी राज्यात चर्चा, मला ठसत दरबार, फाटके पाहुणे मारत माझं वाढीव घरदार, माझ्या सक्सेसच्या माग माझ्या आईचा हातभार, ही नाही देवाची कृपा, माझ्या स्वतःचे उपकार, कधी अनुमती दिसलं तर बहुत फड़फड़ा रहे थे, सबका हिसाब लिया जाएगा। ये ओवैसी की पार्टी का नया अंदाज है, जो शानदार कामयाबी के बाद बदला लेने की बात कह रहा है, अपने सियासी विरोधियों को खोलकर सबक सिखाने की बात कह रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को शानदार कामयाबी मिली है। जो सारी दुनिया हमें छुपता हुआ देखना चाह रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोगों ने वो करके दिखाया। बहुत फड़फड़ा रहे थे, सबका हिसाब लिया जाएगा। तो सवाल यह है, क्या महाराष्ट्र में नई सियासत शुरू होगी? क्या ओवैसी की पार्टी अपने विरोधियों को सबक सिखाने का काम करेगी? आप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि ओवैसी की पार्टी को पहली बार ऐसी कामयाबी मिली है। अगर पहली बार ऐसी कामयाबी में एआईएमआईएम के तेवर ऐसे हों तो चिंता होना लाजमी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अपनी इस चिंता को जाहिर भी कर दिया है। ये मैंने कहा ना, ये चिंता की बात है। जो समाज विरोधी बात करते हैं, समाज द्रोही बात करते हैं, समाज विघातक बात करते हैं, तो चिंता की बात है। देखते हैं उसको। एमआईएम को जो सीटें मिली, जितने नंबर्स मिले, उससे चिंता की बात है। एकनाथ शिंदे इसे इस तरीके से देख रहे हैं। तो महाराष्ट्र में एआईएमआईएम ने शानदार प्रदर्शन किया,
पार्टी ने 13 नगर निगमों पर अपनी पहचान छोड़ी है और निगमों में एआईएमआईएम ने 126 सीटों पर कब्जा किया है। महाराष्ट्र के इतिहास में एआईएमआईएम का यह शानदार प्रदर्शन है। इससे पहले कहीं भी ओवैसी की पार्टी ने ऐसा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी एआईएमआईएम नेताओं के गले नहीं उतर रही। नगर निगम में जीत के बाद पार्टी नेता धमकी भरी भाषा बोलने लगे। संभाजी नगर में एआईएमआईएम बीजेपी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और इसके बाद एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज ने सारी सीमाएं ही लांघ दी। इम्तियाज जलील संभाजी नगर से एआईएमआईएम की टिकट पर सांसद भी रहे हैं। इम्तियाज जलील ने मंच से बाप तो बाप होता है के गाने लगवाए और साथ ही कहा कि हमने सबको गाड़ कर मरकज का झंडा लहराया है। इम्तियाज जलील यही नहीं रुकते, उन्होंने बदला लेने की भी बात कही। इम्तियाज ने कहा कि जो लोग बहुत फड़फड़ा रहे थे उन सबका एक एक कर हिसाब लिया जाएगा। इसके बाद इम्तियाज जलील ने नारे लगवाए, नाराए तकबीर और अल्लाहू अकबर के नारे लगवाए गए। एआईएमआईएम की पार्टी इस धमकी के बाद उनकी आशंका बढ़ गई। शिंदे ने ओवैसी की इस जीत पर बड़ी आशंका जाहिर की है। एकनाथ शिंदे ने कहा 29 महानगर पालिका चुनाव में एआईएमआईएम के 126 से अधिक उम्मीदवारों का जीत कर आना देश के लिए खतरा हो सकता है और इस पर चिंतन की जरूरत है। चलिए इसी चिंता वाली बात को देखते हैं कि आखिर एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं और जलील क्या कहते हैं। तो सारी दुनिया हमें छुपता हुआ देखना चाह रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोगों ने वो करके दिखाया। बहुत फड़फड़ा रहे थे, सबका हिसाब लिया जाएगा, इंशाअल्लाह। जो हमारे इत्तेहाद की ताकत को तोड़ने का काम कर रहे थे, जो हमारे इत्तेहाद की ताकत को तोड़ने का काम कर रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 120 कॉर्पोरेटर्स पूरे महाराष्ट्र में चुने। मैंने कहा ना, ये चिंता की बात है। जो समाज विरोधी बात करते हैं, समाज द्रोही बात करते हैं, समाज विघातक बात करते हैं, तो चिंता की बात है। देखते हैं इसको। लेकिन ओवैसी ने इसके लिए बहुत मेहनत की। चुनाव प्रचार में जरा देखिए ओवैसी का रंग क्या था, किस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे थे। यहां पर ओवैसी को आप देख पाएंगे, हाथ में भारत का झंडा था और एक बड़ी जो यहां पर महिलाओं की भीड़ है वहां पर ओवैसी मौजूद थे। चुनाव प्रचार के रंग देखिए ओवैसी के साथ। लेकिन इसके बाद जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ओवैसी को पहले, इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। नंबर आए हैं, उससे पहले मेहनत भी उन्होंने की है, जरा देखिए। भाई है अपन अपनी पार्टी तो देखिए ओवैसी ने कहां बाजी मारी। महाराष्ट्र का नक्शा बिल्कुल आपके सामने है। संभाजी नगर की बात करते हैं, 33 नंबर आ गए वहां से। ओवैसी ने जीत ली 126 सीटें। मालेगांव की बात करें तो 21 सीटों पर कब्जा जमा लिया। नांदेड़ में 14 सीटों पर जीत दर्ज की। अमरावती में 12 सीटों पर जीत दर्ज की। धुले की बात करें वहां भी 10 सीटें उन्हें आई। सोलापुर में 8 सीटें जीत गई। मुंबई में 8 सीटें, यानी कि प्रदर्शन जबरदस्त रहा। नागपुर में भी अगर देखें तो 6 सीटों पर कब्जा उनकी पार्टी ने जमाया। ठाणे में भी 5 नंबर से पास हुए। इधर अकोला की बात करें तो 3 सीटें उनके हिस्से आई। अहिल्यानगर में भी 2 सीटें आ गई। जालना से 2 सीटें उन्होंने जीती हैं। तो ये बड़ी बात यहां पर नजर आता है। अब चलिए नीतीश राणे कैसे देखते हैं इस पूरे सिनारियो को कि कैसे जीत दर्ज हुई और क्या कुछ कह रहे हैं। ओवैसी भी क्या कहते हैं ये भी देखिए। महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। मैं सख्ती से तमाम हमारे कॉरपोरेटर्स को ताकीद भी कर रहा हूं कि आप आवाम के दरमियान में रहिए और आपके वार्ड्स में जहां पर आपको कामयाबी मिली वहां पर आप डेवलपमेंट के काम करवाइए। ये कामयाबी में आप देखेंगे कि हमारे कई हिंदू भाई भी कामयाब हुए। मुंबईकरों ने, राष्ट्रभक्त लोगों ने हमारे भारतीय जनता पार्टी और महायुति को साथ दिया है, आशीर्वाद दिया है और इसके मुझे विश्वास है
आने जो विकास और सुरक्षा दो मुद्दे पे हम लोग जो लड़े थे ना, उसके ऊपर हम जरूर काम करेंगे और मुंबई का विश्वास और उसको मजबूत करेंगे ताकि आने वाले अगले चुनाव में हम 100 प्लस जा सकेंगे। लेकिन बड़ी भूमिका जो इस पूरे चुनाव के दरमियान थी वो थी देवेंद्र फडणवीस की, यानी कि देवा भाव जो थे वो नंबर 1 पर थे, क्योंकि नरेंद्र के देवेंद्र का जो जलवा है वो पूरी दुनिया ने देख लिया कि महाराष्ट्र में नंबर कैसे आते हैं, मेहनत कैसे की जाती है और सबको एक लेकर कैसे चला जाता है। तस्वीरें हम जरा दिखाते हैं, वो जश्न की तस्वीरें। बीजेपी खेमे में यहां पर देखिए जश्न, इतने बड़े नंबर से पास हुए हैं कि ये जश्न जायज है और ये जश्न बनता है। तो महाराष्ट्र में फडणवीस का पोस्टर लगा है, यानी कि देवा भाव का पोस्टर, जगह जगह बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं और पूरी जो सड़कें हैं इसी से पटी पड़ी हुई हैं। तो मुंबई में फडणवीस के पोस्टर देख रहे हैं, यहां पर एक ही धुरंधर है, आपके देवेंद्र, यानी कि आपका देवेंद्र फडणवीस ही धुरंधर है महाराष्ट्र में। चलिए इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मां ने इस जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस को तिलक लगाया है, विजयी तिलक लगाया है, यानी कि इतनी बड़ी जीत और जिनके ऊपर इतनी बड़ी दारोमदार थी आखिरकार विजय साबित हुए और उनका स्वागत कुछ इस तरीके से हुआ। तो देवेंद्र फडणवीस को आप देख पा रहे हैं और इसके बाद उनकी बेटियों ने उनकी आरती उतारी है। देवेंद्र फडणवीस जैसे ही पहुंचते हैं, तस्वीरें आई यहां पर, बेटियां पहुंचती हैं और उन्हें गले लगा लेती हैं, उनकी आरती उतारती हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो महाराष्ट्र में जीत हुई है वो देवा भाव के चलते हुई है, क्योंकि अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियों को जोड़कर चलना एक बड़ी काबिलियत होती है और इसमें कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस पास भी होते हैं। चलिए हम आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की तस्वीर साफ हो गई है, यानी कि बीजेपी पैन महाराष्ट्र पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी ने नगर निगम में एक तरफा जीत दर्ज की और महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में महायुति ने 25 सीटें जीत ली। 25 नगर निगम में महायुति का पूरा कब्जा होगा। इन नगर निगमों में बीजेपी 17 निगमों में अकेले जीती है, मतलब कि 17 नगर निगम में बीजेपी का मेयर कंफर्म है। बाकी 8 निगम में सहयोगियों के साथ सत्ता में होगी। इन निगमों में कई मेयर बीजेपी के ही बनने वाले हैं और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2869 सीटों पर चुनाव हुए थे, बीजेपी को अकेले 1425 सीटें मिली, बहुत बड़ी जीत है। जबकि दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 399 सीटें मिली हैं। तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है जिसने 324 सीटें जीती हैं। चौथे नंबर पर अजित पवार की एनसीपी है जो 167 सीटें जीत पाई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना 155 सीटों के साथ 5वें नंबर पर है। तो ये पूरी तरीके से हम आपको बता रहे हैं और किस तरीके से ओवैसी को हमने अब सुनाया, लेकिन नरेंद्र मोदी इस पूरे इलेक्शन को कैसे देख पा रहे थे, बहुत दूर से देख रहे थे, लेकिन संयमित तरीके से जो जिम्मेदारी उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को सौंपी उसमें वो अव्वल रहे। महाराष्ट्र में शहरी निकायों के चुनाव नतीजे आए हैं, इसमें बीजेपी को ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई है। खासतौर पर महाराष्ट्र की राजधानी और दुनिया के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक बीएमसी में, मुंबई में पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड विजय मिली है। बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। ये दिखाता है कि देश का वोटर, देश की जेन जी बीजेपी के विकास मॉडल पर कितना ज्यादा भरोसा करती है। तो महाराष्ट्र में अब बीएमसी पर बीजेपी का कब्जा है, यानी कि देवा भाव की टीम जो है पूरी तरीके से उस कुर्सी पर बैठने वाली है। सवाल इस बात को लेकर है कि जो रणनीति तय की गई उसमें सबको ही अव्वल रहे, खासकर बीजेपी के जो नंबर्स हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि नंबर्स ऐसे भी आएंगे।
चलिए, भरोसा बढ़ा है। बीएमसी में कमल का कमाल जरा देखिए। कुल सीटें 227, बहुमत के लिए चाहिए थी 114। बीजेपी को 89 आती हैं, शिंदे की पार्टी को 29, यूबीटी के खाते 65, एमएनएस के खाते 6, यानी सबसे बुरा प्रदर्शन। कांग्रेस को 24 सीटें, जबकि एआईएमआईएम मनसे के ऊपर, यानी कि 2 सीटों का अंतर यहां पर दिखता है। अब देख लीजिए, बीजेपी और शिंदे को अगर मिला लेते हैं तो ये 118 बन जाती है, यानी कि बहुमत के आंकड़े से आगे निकल जाते हैं। चलिए, हम आपको अब फडणवीस की बात सुनाते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने ये जीत कैसे हासिल की और हारे हुए उद्धव क्या कह रहे हैं। साफ शब्दों में कहता हूं कि महाराष्ट्र ने इस बार तय कर दिया था कि जो मोदी जी के साथ हम उनके साथ, इसलिए आप देखिए बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनी और हमारे साथ जहां हमारे अलायंस पार्टनर थे उनको भी लोगों ने मतदान किया। तो महाराष्ट्र इस बार पूरे तरीके से मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ, अलायंस के साथ था। और कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई और पार्टी हो, इनको एक प्रकार से महाराष्ट्र की जनता ने बड़ी शिकस्त दी है। उनको ये बता दिया है कि महाराष्ट्र में विकास का एजेंडा चलेगा। मुझे तो अपेक्षा थी कि जो भी काम हमने पिछले 25 साल में किया, खासकर कोविड के समय में किया, तो मुंबई के मतदाता हमारे साथ रहेंगे और वो रहे भी, बिल्कुल नहीं रहे ऐसे नहीं। और संजय राउत और एकनाथ शिंदे भी अलग तरीके से इसे देख रहे हैं, क्योंकि अब जो बात चल रही है वो मेयर पद को लेकर चल रही है। उन सभी संभावनाओं को टटोलते हुए ये दोनों नेता भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बहुत ही स्लाइट मार्जिन या 50-100 वोट से हार गए हैं। अगर हम जीत जाते तो आज जो आपको पिक्चर दिख रहा है मुंबई में वो नहीं दिखता। फिर भी बीजेपी और शिंदे के पास सिर्फ 4 का बहुमत है। ठीक है, मेयर नहीं, लेकिन हमारे पार्टी में कुछ जयचंद थे। अगर वो जयचंद नहीं पैदा होते तो भारतीय जनता पार्टी के 100 पुरखों की भी यहाँ तादाद आती, तो भी यहाँ मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं बन सकता था। देखिए, अभी चुनाव के नतीजे आ रहे, उसका एनालिसिस होगा, किसको किससे फायदा हुआ वो तो बाद में देखेंगे। बाला साहब वो थे ना ब्रांड, बाला साहब उनका एक अलग कद था, अलग वजूद था। ये उनको वैसे कोई बनना चाहता होगा तो नहीं बन सकता है। वो बाला साहब एक ही बार होते हैं, हर बार नहीं होते। और ये इस चुनाव में डेवलपमेंट को ही ब्रांड लोगों ने समझा है, डेवलपमेंट को स्वीकार किया है। चलिए, यहां पर तस्वीरें खत्म नहीं हो रही, तस्वीरें शुरू हो रही हैं। शिवसेना की यहां पर बैठक शुरू हो गई, क्योंकि भाई मेयर बनना है और मेयर बनने से पहले अपने पार्षदों को बिठाकर जो शिंदे हैं वो मीटिंग कर रहे हैं। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अब ये तस्वीरें अब बदलेंगी इसलिए क्योंकि बीजेपी का मेयर होगा, लेकिन उससे पहले कैसे बैठक चल रही है और किस बात पर आकर ये लोग टिक रहे हैं, कैसे मीटिंग चल रही है। तो मुंबई में पहली बार बीजेपी का मेयर होगा, 45 साल में पहली बार बीजेपी मेयर बनाएगी। यानी क्योंकि बीजेपी की अगुवाई में महायुति जीती है, नंबर्स बीजेपी के ज्यादा हैं और बीजेपी ने शिवसेना के साथ बीएमसी पर कब्जा कर लिया है। बीजेपी ने बात साफ कर दी कि मेयर मराठी बनेगा, यानी कि मेयर की कुर्सी उसे ही मिलेगी जो 100% सनातनी होगा। बीजेपी का मेयर शिंदे की शिवसेना के समर्थन से चुना जाएगा और इसे लेकर शिवसेना में बैठकों का दौर लगातार जारी है। फिलहाल मेयर के लिए 3 नामों की चर्चा चल रही है। इनमें तेजस्वी घोसालकर सबसे आगे हैं। घोसालकर को दहिसर सीट मिली है, जीते हैं वहां से। तेजस्वी घोसालकर एक आईटी प्रोफेशनल हैं। उनके बारे में उनकी प्रोफाइल कहती है कि बीएमसी में स्वास्थ्य समिति की सदस्य रह चुकी हैं और महिला और बाल कल्याण का उन्होंने काम किया है, यानी अनुभव है उनके पास। घोसालकर चुनाव से ठीक पहले यूबीटी से बीजेपी में आई और बीएमसी चुनाव ने पार्टी में पोस्टर गर्ल के तौर पर उन्हें सामने रखा था। दूसरा जो बड़ा नाम है वो है प्रकाश दरेकर का। प्रकाश दरेकर के पास प्रशासनिक अनुभव है और प्रकाश दरेकर बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर के भाई हैं। प्रवीण दरेकर विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। उनका मुंबई के मराठी समाज में एक खासा प्रभाव है। देवेंद्र फडणवीस के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। प्रभाकर शिंदे के तौर पर तीसरे नाम की चर्चा है। प्रभाकर शिंदे पार्टी के सबसे अनुभवी पार्षदों में से हैं। उनके पास नगर निगम के कामकाज का अनुभव है और प्रभाकर शिंदे मुंबई बीजेपी में एक बड़ा मराठी चेहरा है, यानी कि उनकी भी प्रोफाइल काफी मजबूत यहां पर होती है। चलिए,
हम आपको बताएं कि 3 नामों की चर्चा चल रही है। इन 3 नामों में ही कोई एक मेयर के पद पर आसीन होगा, बीजेपी का होगा, क्योंकि नंबर्स बहुत बड़े हैं और ऐसे में जो एक बड़ी खबर कभी भी आ सकती है। चलिए तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें जहां वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत हुई। ये खबर इसलिए जरूरी हो जाती है कि एक आम आदमी इस खबर से जुड़ता है। देश की पहली स्पेशल ट्रेन जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तो एक अहम जानकारी आपको हमने दी कि किस तरीके से इस ट्रेन की शुरुआत की गई है। तो महाराष्ट्र के बाद जो बीजेपी का फोकस है वो बंगाल पर है। प्रधानमंत्री का कारवां पश्चिम बंगाल पहुंच गया और प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल का पर पूरा फोकस कर दिया, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल के मालदा स्टेशन पहुंचे। उन्होंने भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन किया। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी और इस ट्रेन को राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि असम में भी इस साल चुनाव होने हैं और ऐसे में पीएम का वंदे भारत मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के बारे में हम आपको बताएं, कुल 16 कोच हैं। ट्रेन में यात्रियों के लिए 1128 बर्थ दिए गए हैं। फर्स्ट एसी में 24 और सेकंड एसी में 47 सीटें होंगी। वंदे भारत स्लीपर की थर्ड एसी में 72 सीटें दी गई हैं और इस ट्रेन की अधिकतम जो स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटा की है, यानी कि 180 किलोमीटर की स्पीड के बावजूद यात्रियों को झटका नहीं लगेगा। और इस ट्रेन में आधुनिक भारत की तमाम सुविधाएं दी गई हैं। मॉड्यूलर पैंट्री है, डिस्प्ले पैनल है, सीसीटीवी की सुविधा है, सीटों पर यूएसबी चार्जिंग पोर्ट लगे हैं, इंटीग्रेटेड रीडिंग लाइट की सुविधा है और इस ट्रेन में दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष बर्थ के इंतजाम है। प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाने के बाद क्या कहा, देखिए। पूर्वी भारत के राज्यों का विश्वास अगर किसी के साथ है तो उस पार्टी का नाम है भाजपा। बंगाल की हर दिशा में भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की सरकार है। चलिए वक्त हो चला है आज के सूत्र की, लेकिन उससे पहले 45 सेकंड का एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेकिंग न्यूज, मुंबई एयरपोर्ट से बड़ी खबर। मुंबई कस्टम्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1200 करोड़ तक का अवैध सोना पकड़ा है, जो चोरी छिपे देश के अंदर स्मगल किया जा रहा था। इस एक्शन में सोना और महंगे लग्जरी सामान जब्त किए गए हैं। इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया सुपरिटेंडेंट कस्टम्स ऑफिसर अर्जुन मीणा और उनकी टीम ने। जांच के दौरान चौधरी सिंडिकेट का नाम सामने आया है, जिसे देश के बड़े स्मगलिंग नेटवर्क में से एक माना जा रहा है। इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद एक बात तो साफ है, अगर कस्टम्स को शक है चेकिंग तो होगी। देखिए तस्करी द स्मगलर्स वेब सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। तो आज का सूत्र, और सूत्र में ओशो कहते हैं जीवन का सूत्र है जागृति, अनुभव और स्वयं को मिटाकर पाना। यह कोई समस्या नहीं जिसे सुलझाया जाए, बल्कि एक रहस्य है जिसे अभी और यहीं पूरी तरह से जिया जाए। सरल शब्दों में जिंदगी जीने का नाम है, जहां मैं के मिटने से ही परम मिलता है, यानी अहम को छोड़ना होगा और हम यानी सबको लेकर साथ चलना होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप जहां भी रहिए खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए, बुलंद रहिए, देश की भावना को ज्यादा व्यापक तौर पर रखिए और देखते रहिए रिपब्लिक भारत। जय हिंद। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH